नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। इंग्लिश में लास्ट में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की क्लास उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जो भी डिस्कशन हमने किया था उस टेंस से और प्रेजेंट के सारे ही टेंसेस हमारे वहां पर खत्म हो गए। अब हम पास्ट टाइम की ओर चलेंगे, यानी कि पास्ट टाइम के टेंसेस को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या कुछ कहता है इन टेंसेस के बारे में कि पास्ट में क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो टेंस का नाम है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वो टेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट, थर्ड, आईएनजी या एससीएस फॉर्म का यूज ना करके केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब की सेकेंड ही फॉर्म आप यूज करेंगे। और उसके बाद सेकंड फॉर्म के बाद जो भी कुछ बच जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एडवर्ब्स हो, चाहे वो फ्रेजेस हो, वो लास्ट में आपके अदर वर्ड्स में काउंट हो जाएंगे। तो ये एक पैटर्न हो गया कि आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब और सेकंड फॉर्म के बाद जो अदर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, उसका ग्रामेटिकल नेम क्या है? उसका ग्रामेटिकल नेम है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आप इसे कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आप इसमें बेसिकली सीखते हैं इस टेंस के अंदर। और जो हमने लास्ट में सीखा है अभी तक, वही सेम तरीका आपको याद रखना। हम बेसिकली सीख क्या रहे हैं यहां पर? हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कब कब कोई भी सेंटेंस, कब कब कोई भी सेंटेंस सिर्फ V2 में ही बनेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब जब मैं V2 कह रहा हूं तो इस V2 की जो वैल्यू है वो क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो पॉइंट है कि कब कब कोई भी सेंटेंस सिर्फ V2 में ही बनेगा। V2 में ही बनेगा मतलब कब कब कोई भी सेंटेंस 12 में से, 12 में से सिर्फ इसी टेंस में बनेगा। और अगर आप कहीं और उसे फ्रेम कर दें या बना हुआ सेंटेंस देखें ऐसी सिचुएशन में, तो वो गलत होगा। तो वो सिचुएशंस हम सीखेंगे जिनमें आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि कब कब कोई भी सेंटेंस केवल तभी करेक्ट माना जाएगा जब आप उसे V2 में बनाएं, और किसी टेंस में बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। पास्ट सिंपल में नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। तो इनमें सबसे पहली जो सिचुएशन हम सीखते हैं, नंबर 1 जो हम सीखते हैं वो है यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, अब इसे समझिएगा, आ जाए, तो 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 ऐसा सेंटेंस, तो ऐसा सेंटेंस सिर्फ सिर्फ V2, अब V2 का मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस में ही बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब समझ लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, ये चीज समझने वाली है। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, पास्ट का समय बताने वाले शब्द, पास्ट का समय बताने वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा।
पास्ट का टाइम बताने वाले शब्दों से मेरा मतलब है यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कल। इन 2009, यानी कि 2009 बीता हुआ समय है, पास्ट का समय है। या बोल दिया जाए उस दिन, दैट डे, इसी को लिखा जा सकता है द डे भी, उस दिन की ही सेंस द डे भी देता है। या बोल दिया जाए लास्ट टाइम, पिछली बार। जैसे आप लोग गेम प्ले करते होंगे, गेम खेलते तो उसमें आता है कई बार नेक्स्ट टाइम, अगली बार। तो नेक्स्ट टाइम अगली बार और लास्ट टाइम पिछली बार। कई बार इसी को लास्ट शब्द को ही जोड़ दिया जाता है अलग अलग सिचुएशंस के साथ, जैसे लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे पास्ट वर्ड्स या फिर ऐसे पास्ट एक्सप्रेसिंग, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो आपको बता रहे हैं इनमें से कुछ, ऐसा कुछ ध्यान रहे। अगर पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस सिर्फ V2 में ही बनेगा, और कहीं बना इट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिएगा, अगर एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैड डन इट यस्टरडे। अब समझिएगा, आई हैड डन इट यस्टरडे, इस सेंटेंस के अंदर यस्टरडे एक ऐसा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो पास्ट का टाइम आपको बता रहा है। देखिए, यस्टरडे ने क्या बताया? पास्ट टाइम। और हमने अभी अभी सीखा है कि पास्ट टाइम अगर बता चले, किसी शब्द से पास्ट टाइम बताया जाए किसी भी सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, आई हैड डन इट यस्टरडे। सेंटेंस में क्या है? यस्टरडे कैसा शब्द था? पास्ट का टाइम बताने वाला। यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड, बताने वाला वर्ड, पास्ट मतलब बीता हुआ, आ जाए कोई ऐसा शब्द, तो ऐसा सेंटेंस सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा। अब वर्ब ढूंढते हैं। पास्ट टाइम तो हमें मिल गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस जिसमें पास्ट का समय बताने वाला शब्द यस्टरडे है, तो वो V2 में अगर मिला तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं। V2 में नहीं मिला, वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं मिला, तो गड़बड़ है। देखा हमने, हैड, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है? डन। अब डन की जो फॉर्म हम चेक कर पा रहे हैं, तो हमें पता चला कि डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, और डन क्या होती है? थर्ड फॉर्म। आईएनजी में क्या बन जाता है? डूइंग। एसईएस सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या बन जाती है प्रेजेंट में? डज। तो यहां ये जो यस्टरडे आया, जो कि पास्ट का वर्ड था, इसके होने के साथ सेंटेंस बनना चाहिए था वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। लेकिन सेंटेंस में जो आई है डन, वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन। डू है फर्स्ट, डिड है सेकंड, और डन है थर्ड। तो ये गलत हो गया। अब गलत हो गया तो सही करना कैसे है? सेकंड फॉर्म में बनाएं। सेकंड फॉर्म में बनाएंगे तो जैसे हम सेकंड फॉर्म यानी कि डिड की जगह क्या लगाएंगे, और सॉरी डन की जगह क्या लगाएंगे? डिड। और जब आप डिड लगाएंगे तो मेक श्योर ये हेल्पिंग वर्ब किसी काम की अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हैड एक वो हेल्पिंग वर्ब है जो अपने बाद थर्ड फॉर्म लेती है। थर्ड फॉर्म को आपने चेंज कर दिया सेकंड में, इसका कोलैबोरेशन सिर्फ थर्ड फॉर्म के साथ था, हैड का। तो अब हैड हटे, क्योंकि थर्ड ही हट गई, तो हैड हटेगा। तो प्रॉपरली सेंटेंस बनेगा आई डिड इट यस्टरडे। आई हैड डन की जगह आई डिड इट यस्टरडे, ऐसे बनेगा आपका सेंटेंस। तो इसमें भी हमने यही चीज सीखी कि एक सेंटेंस आपके पास है जो पास का टाइम बता रहा है। अगर पास का टाइम बताएगा, कोई भी पास का टाइम बताने वाला वर्ड सेंटेंस में होगा, तो आप उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज करेंगे वो कोई भी वर्ब हो, लेकिन उसकी फॉर्म हो सेकंड। कोई भी वर्ब हो सकती है, लेकिन सेकंड फॉर्म में होगी अपनी, फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगी, थर्ड फॉर्म में नहीं होगी, आईएनजी फॉर्म में नहीं होगी, एससीएस फॉर्म में भी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल्स की बात यहां पर हम करते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए तो अगर इसे सेंटेंस से फिर से समझे, एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं मैक्स
हैज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम लास्ट मंथ। ये देखिए, इसमें मैक्स हैज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम लास्ट मंथ। तो यहां हमने समझ लिया कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि हैज के बाद प्रिपेयर्ड आया, तो ये क्या माना जाएगा? थर्ड फॉर्म। हैज के बाद थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन लास्ट मंथ कैसा शब्द है? पिछले महीने। ये एक वर्ड है जो बता रहा पिछले महीने। पिछले महीने मतलब पास्ट। तो यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम बताने वाला, एक्सप्रेसिंग बताने वाला वर्ड आ जाए, तो ऐसा सेंटेंस सिर्फ V2 में बनेगा। अब V2 में बनेगा, लेकिन हमने लास्ट टाइम, लास्ट वर्ड, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे कैसे शब्द हैं? पास्ट का टाइम बताने वाले। तो पास्ट का टाइम जब ये बता रहे हैं, तो जिस सेंटेंस में ये आया उस सेंटेंस में होनी चाहिए V2, लेकिन यहां पर है V3। जैसे ही आप हैज को हटाओगे और आप ढूंढने जाओगे प्रिपेयर्ड की V3 या V2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे V1। प्रिपेयर V1 है। फिर हम लिखेंगे इसी की V2। प्रिपेयर्ड V2 है। और फिर प्रिपेयर्ड ही इसकी थर्ड फॉर्म भी है। तो हमें यहां से अंदाजा लगाया हमने कि भाई इसकी सेकेंड और थर्ड दिखने में सेम है। फर्क कैसे मालूम हो? यदि हेल्पिंग वर्ब आई हो पहले, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब ये V3 है। हेल्पिंग वर्ब ना आई हो तो अपने आप ये क्या हो जाएगी? V3 से V2। अब जैसे ही आप हैज को या हेड को, जो भी हेल्पिंग वर्ब आई होती है, उसको हटाओगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू V2 हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे कंप्लीट है, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म भी कंप्लीटेड है, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है। स्टडी, STUDY, स्टडी, स्टडी की सेकंड फॉर्म भी स्टडीड है और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड है। तो वैल्यू कैसे पता लगे? अगर सिर्फ आप स्टडीड लिख दोगे या सिर्फ कंप्लीटेड लिख दोगे, तो कोई नहीं बता सकता कि ये V2 है या V3, अनटिल आप उसे सेंटेंस में यूज नहीं करोगे। अगर आपने स्टडीड लिखा सेंटेंस में, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू V2 होगी। लेकिन स्टडीड लिखा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखी है, तो फिर वो V3 मान ली जाएगी। तो यहां जैसे ही आप हैज को हटाओगे, प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली V2 कंसीडर हो जाएगी। यही इसमें एरर था। इस हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब हटा दिया और V3 को V2 में चेंज कर दिया। अब एक और एग्जांपल यहां से देखते हैं। देखिएगा, इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को सेम डायरेक्शन में समझ देखिएगा। यदि दे हैव गिवन द कार टू यू इन 2008। अब ये सेंटेंस जो हमारे पास है, इस सेंटेंस में आप देखेंगे बात हो रही है इन 2008 की। अब 2008 कब का समय है? आज के हिसाब से देखेंगे तो फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, पास्ट है। तो पास्ट का जो समय है, ऐसा शब्द, पास्ट का समय बताने वाला शब्द, यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड आ जाए, तो ऐसा सेंटेंस V2 में ही बनाया जाएगा। तो हम देखेंगे पास्ट का टाइम तो हमें मिल गया भाई, ये तो बात क्लियर हो गई। इन 2008, 2008 कैसा समय बताने वाला शब्द है? पास्ट का। और ये V2 में होना चाहिए। अब देखते हैं हम, मेन वर्ब क्या है? गिवन। दे वर्ब नहीं है, हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है गिवन। तो जब हम गिवन को देखते हैं, हमें पता लगा गिवन की एक फॉर्म गेव भी होती है, एक फॉर्म गिव भी होती है। गिव से हम गिविंग और गिव्स दोनों बना लेते हैं। ये कौन से नंबर की फॉर्म है? आपकी V1। ये कौन से नंबर की फॉर्म हो गई? V2। और ये कौन से नंबर पे आती है? V3। यानी हमें पास टाइम के लिए वर्ड के होने पर क्या चाहिए था? V2 चाहिए था, बट हमें जो दिया गया है वो क्या है? V3 है। तो सेंटेंस बेसिकली रॉन्ग है। अब आपको गिवन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? इसकी सेकेंड फॉर्म। वो क्या है? गेव, GAVE, गेव। और जैसे ही आप थर्ड फॉर्म हटाओगे, हैव ने कसम खाई थी एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होने के नाते हैव के बाद जो भी
वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। कोई भी वर्ब आ सकती है, राइट, कम, गिव, लेकिन आएंगी अपनी थर्ड फॉर्म में। तो हमने जैसे ही गिवन को थर्ड से V2 बनाया, हैव यहां से चला गया। और V2 क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट तभी होगा जब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आई हुई वर्ब अपनी थर्ड में थी, ना कि सेकंड में। तो ऐसे हम इस पॉइंट को सीख गए हैं कि भाई पहली बात हमने डिस्कस की कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेस करने वाला शब्द होगा, वो सेंटेंस मेक श्योर V2 में बने, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 की ओर। देखिएगा, अब इसका जो पॉइंट नंबर 2 है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसमें गलती कर देते हैं सीखने के बाद भी, लेकिन आज के बाद आप गलतियां नहीं करेंगे क्योंकि आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे उस पॉइंट को। देखिएगा पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है? ये कहता है कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम। ये तीन ऐसी यूनिट्स हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये यूनिट्स हैं, तीन ऐसी यूनिट्स हैं जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज की जाती है। कब? आपको आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन किसी की थी कि आप किसी काम को समय रहते कर लोगे। मान लीजिए पिताजी ने आपको कहा कि भाई कल 8:30 तक आप मार्केट चले जाना और कुछ सामान ले आना। 8:30 पे आपको बोला गया 8:30 के लिए कि भाई आप चले जाना सामान ले आना, और जैसे ही पिताजी ने नोटिस किया कल अगले दिन आपको 8:35 हो, अगर आप घर पे ही हो, तो उन्होंने आपको कहा कि भाई अभी तक तो आपको चले जाना चाहिए था, मतलब इट हैज ऑलरेडी ऑलरेडी बिकम लेट, मतलब अभी लेट हो चुका है। 8:30 पे मैंने बोला था लेकिन नहीं गए आप। तो ये चीज चेंज करती है, ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम उस सिचुएशन को दिखाती है। तो दिखने में चेंज क्या हो गया? इज प्रेजेंट को डिनोट जनरली करता है, लेकिन इन यूनिट्स में ये स्पेशल यूसेज हैं, इनके अंदर ये पास्ट को ही डिनोट करता है कि भाई अभी तक तो ये काम हो जाना चाहिए था, जिस भी काम की बात सेंटेंस में चल रही है। तो इनके शक्ल से हमें लगता है इज के होने का कारण के प्रेजेंट है, इसीलिए हम गड़बड़ कर देते हैं। समझना क्या है, ये तीनों यूनिट्स हैं, इन तीनों में से कोई भी यूनिट आ जाए, तो अगर इनमें से मान लीजिए कोई भी यूनिट आ जाए, मान लीजिए इट इज टाइम आ गया या इट इज हाई टाइम आ गया या इट इज अबाउट टाइम आ गया, तीनों में से कुछ भी आ जाए, कोई भी, तो इसके बाद दो सिचुएशंस बनती हैं। यदि कोई सब्जेक्ट दे रखा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इना, मीना, डी का एक्स्ट्रा कुछ भी, तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे V2। लेकिन यदि सब्जेक्ट नहीं दिया, क्या दिया है? टू दिया, TO2, तो फिर आप यूज करेंगे V1। समझ लीजिएगा, ये थ्री ऐसी यूनिट्स हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि प्रेजेंट होंगी क्योंकि इनमें इज दिया है तीनों में, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। ये यूज कैसे सिचुएशन में होती है, क्या डिनोट करती है, क्या मीनिंग कन्वे करती हैं, ये बताती हैं कि कोई काम है जो अभी तक हो जाना चाहिए था बट किसी कारणवश नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तो वो लेट हो चुका है बहुत ज्यादा। कितना लेट हुआ? इट इज टाइम बताता है लेट हो चुका है, इट इज अबाउट टाइम भाई लगभग लेट हो चुका है, इट इज हाई टाइम कह रहा है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अभी तक तो ये काम हो जाना चाहिए था बहुत ज्यादा। तो इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए, आपको देखना इन तीनों में से कोई भी एक आने के बाद सेंटेंस में या तो दिया है इनके बाद सब्जेक्ट या दिया होगा टू। यदि सेंटेंस में टू दिया है, इन तीनों में से कोई एक है, फिर TO2 दिया है, तो आप वर्ब की यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी आ गया और सेंटेंस में इनके बाद दिया है कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई हो सकता है, WEV हो सकता है, यू हो सकता है, दे, ही, शी, मैक्स, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है,
तो अगर सब्जेक्ट दिया है तो फिर मेक श्योर करें कि इसके बाद वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। अब इसी चीज को एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए एग्जांपल है आपके पास, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू शुड हैव गॉन। ये आ गया सेंटेंस आपके पास, मान लीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें गड़बड़ तो नहीं है कुछ। इट इज हाई टाइम हो गया भाई, इट इज टाइम भी हो सकता था इसकी जगह, इट इज अबाउट टाइम भी, मान लीजिए तीनों में से हाई टाइम आ गया, कोई बात नहीं। कहता है तीनों में से एक आ गया जी। उसके बाद टू है या सब्जेक्ट है, तो देखते हैं यू की शक्ल टू से तो नहीं मिल रही, टू तो TO2 सीधा सिंपल होगा, लिखा हुआ होता तो यू क्या है फिर, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट अगर कोई भी दिया तो फिर उसके बाद मेक श्योर करना कि अगली चीज क्या है, वर्ब की, एक्शन की, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो यू के बाद क्या है, शुड। अब शुड तो किसी भी एंगल से सेकंड फॉर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब गड़बड़ होगी। फिर हैव, मेन वर्ब ये भी नहीं है। फिर वर्ब है क्या, गोन, जाना, ये है वर्ब तो। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगली चीज होनी चाहिए थी वर्ब, यहां पर तो एक दो 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 चीजें आ गई, और दोनों ही चीजें क्या है, गलत है, एक्स्ट्रा है। ये भी गलत है क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, गो, वेंट, गोन। थर्ड चाहिए क्या थी, सेकंड, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, वेंट। तब जाकर ये करेक्ट होगा। करेक्ट वर्जन अगर इस सेंटेंस का लिखा जाए, करेक्ट वर्जन, तो वो क्या बनेगा, इट इज हाई टाइम यू वेंट। ये सही होगा, और ये इसी का करेक्टेड वर्जन है, रेक्टिफाइड वर्जन है। क्यों ये गलत हुआ, क्योंकि भाई अगर इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम में से कोई भी आए, उसके बाद यदि सब्जेक्ट कोई भी लिखा हो, जैसे कि यू था, उसके बाद सिर्फ अगली चीज V2 आ सकती है। यहां तो शुड आया जो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, हैव आया जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। वर्ब है क्या, एक्शन है क्या, जाने का, तो वो भी अपनी सेकंड फॉर्म में नहीं, वो भी थर्ड में था, तो उसकी जगह उसी की सेकंड लिख दी यहां पर, जैसे वेंट। तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहां आपको समझना है, कुल मिला के बात यह है कि तीनों में से इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इन तीनों में से कोई भी यूनिट आपको दे दी जाती है, तो उसके तुरंत बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए तो वो आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी, ना फर्स्ट, ना थर्ड, ना ING, ना SCS को। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी फॉर्म, कोई भी यूनिट आपको दे दी जाए और सब्जेक्ट ना आकर के क्या आ जाए, टू आ जाए, तो देखिएगा, अगर टू दे दिया जाए, इट इज टाइम टू डिड इट, काफी टाइम लगा देता है। तो इसके बाद आपने करना है टू, ये है मान लीजिए, अब इट इज टाइम हो गया। अब टू भी ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो गई क्योंकि टू के बाद क्या आना था, फर्स्ट फॉर्म। हमने इसको सेकंड या थर्ड या किसी में भी लिखा तो वो गलत है। जैसे आप फर्स्ट फॉर्म करेंगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि इन तीनों में से जो भी आता है वो इन दोनों में से कोई एक चीज लेगा। मान लीजिए इन तीनों में से इट इज टाइम आ गया और फिर बाद में टू आ गया और वर्ब की लगा दिया आपने सेकंड फॉर्म, गलत हो गया। इन तीनों में से कोई एक अगर सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी, कुछ भी XYZ आ गया और फिर वर्ब की आपने लगा दी फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म या ING ऐसे, तो भी गलत हो जाएगा। इनका जो कनेक्शन है सिर्फ ऐसे है, सीधा सीधा। अगर टू है तो फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट है तो V2। यहां यही आपको एक चीज समझ, कई बार एग्जाम इसमें क्या कर देता है एग्जामिनर, आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चंस ऐसे बना देता है, आपको लगता है कि ये तो सही होगा, लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। कैसे होता है देखिएगा, अगर इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, लेकिन इस बार एग्जामिनर क्या कर देता है, उसे इंटेरोगेटिव बनाता है। देखिए, इज इट टाइम, इज इट टाइम टू हर टू डू दैट टास्क,
कई बार ऐसे भी वेरिएशन देखने को मिले, इज इट टाइम टू हर टू डू दैट टास्क। अब ये गलत है सेंटेंस, लेकिन इसमें जो गड़बड़ है वो थोड़ी अलग है। यहां पर इज इट टाइम, टू की जगह क्या आएगा, फॉर हर। अब क्यों टू की जगह फॉर हर आएगा, ये सेंटेंस क्यों गलत है? देखिए इसमें क्या दे दिया, इट इज इट टाइम। तो इज इट टाइम अगर देखा जाए तो ये इज इट क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्या ये एक्चुअल में इट इज टाइम ही तो है, उसी को इंटरोगेटिव बना दिया, इट इज टाइम। इसके बाद क्या क्या आ सकता था, यदि सब्जेक्ट है तो V2, यदि टू है तो V1। क्या इसमें सब्जेक्ट आया, हर तो ऑब्जेक्ट होता है। तो वो सिचुएशन ही नहीं थी जो अभी तक हमने डिस्कस करी है। दिखाने के दांत और हो जाएंगे, खाने के और हो जाएंगे एग्जामिनर के। तो यहां तक तो हमने फॉलो कर दिया, इसी का इंटेरोगेटिव वर्जन आ गया, कोई बात नहीं। इट इज टाइम सिंपल है, इज इट टाइम इंटेरोगेटिव हो गया, खत्म। लेकिन यहाँ टू दे दिया, अब टू के बाद क्या आनी थी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हर तो वर्ब है ही नहीं, फर्स्ट सेकंड फॉर्म तो अप्लाई नहीं होती। हर क्या है, प्रोनाउन है, उसका भी ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमने देखना था कि भाई यहां पर हर अगर वर्ब होती तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि ये सब्जेक्ट होता तो हम टू को हटा देते, सब्जेक्ट होता वो की सेकंड फॉर्म लगाते। ना ये टू के साथ कंपैटिबल, ना ये सब्जेक्ट है, तो हमें देखना पड़ेगा कि टू की जगह ही कुछ और आएगा, तो वो क्या था, फोर। इज इट टाइम फॉर हर टू डू दैट टास्क, बिल्कुल सही हो गया, नो एरर। यहां अगर ये रखेंगे तो एरर आपका रहेगा। तो दो में से कोई एक सिचुएशन अगर नहीं लग रही हो तो भी आप एरर ढूंढ सकते हैं कि भाई यही एरिया गलत है। अगर दो में से एक भी सिचुएशन नहीं लग रही हो तो, टू था फर्स्ट फॉर्म होनी थी, वो हर तो वर्ब ही नहीं है, तो भी गड़बड़ है। या फिर मैं इसे सब्जेक्ट मान लूं तो भी गड़बड़ है, फिर टू नहीं आएगा। तो ज्यादा दिमाग एग्जाम के टाइम पे नहीं लगाना, सिर्फ इतना कि भाई सब्जेक्ट है तो V2, सब्जेक्ट ये लग नहीं रहा तो V2 नहीं आएगी। टू है तो V1, भाई टू तो है लेकिन ये V1 नहीं है, यानी इसी एरिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बी पार्ट या सी पार्ट जो भी इसमें है, ये ए पार्ट, वही आपका आंसर हो गया। सब्जेक्टिवली मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें गड़बड़ क्या थी, कैसे चेंज करना है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब जो थर्ड पार्ट है उसको एक बार समझ लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पार्ट क्या कहता है। देखिएगा, अगर सिचुएशनल चीजें इसमें यहां पर थोड़ी सी आ जाती हैं। अगर यदि डेली रूटीन जो पास्ट में था, जो पास्ट में था, ऐसी सिचुएशंस हो तो, ऐसी सिचुएशंस हो तो सेंटेंस पास्ट हैबिट्स को V2 में बनाएं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि डेली रूटीन हो, डेली रूटीन टास्क को ऐसे आपके कोई सिचुएशंस हो या आपके कोई काम हो जो डेली रूटीन में होते हैं, तो जो पास में था ऐसा डेली रूटीन है, तो ऐसी सिचुएशन हो सेंटेंस पास हैबिट्स को V2 में बनाए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएं जैसे कि डेली, डेली ही आ जाए मान लीजिए, एवरी डे। अब जरूरी नहीं कि एवरी डे ही आए, एवरी मॉर्निंग आ सकता है, एवरी इवनिंग आ सकता है, एवरी नाइट आ सकता है, एवरी ईयर आ सकता है, एवरी मंथ आ सकता है, एवरी वीक आ सकता है। तो ये हो सकता, एवरी होली, एवरी दिवाली, एवरी क्रिसमस, एवरी बैसाखी, ऐसा हो सकता है। कोई भी वर्ड है जो आपको रूटीन टास्क बता रहा है, रूटीन जहां पर है, फ्रीक्वेंसी जहां पर है, या फिर हो सकता है ऐसा कोई शब्द हो ऑलवेज, या जनरली, या यूजुअली, या समटाइम्स, या हार्डली, या हो सकता है नेवर,
हो सकता है स्केयर्सली, रेयरली, बेयरली, एटसेट्रा। ये सारे ही वर्ड्स आप देखेंगे, इनमें कॉमन है एक चीज, क्या? ये रूटीन को बता रहे हैं। रूटीन मतलब डेली की फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं, या फिर मंथ की कोई फ्रीक्वेंसी उसे बता रहे हैं, या सुबह की कोई फ्रीक्वेंसी, या रात की कोई फ्रीक्वेंसी। इनके अलावा ऐसा भी हो सकता है जैसे वंस अ मंथ लिख दिया जाए। अब वंस अ मंथ की जगह हो सकता है वंस अ ईयर, वंस अ डे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि वंस ना होकर के कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 2 बार हो रहा है, या 3 बार हो रहा है, मतलब थ्राइस अ मंथ, या थ्राइस अ ईयर, थ्राइस अ डे, या ट्वाइस, दोनों ही हो सकता है, 4 टाइम्स, मेनी टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। इनमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कोई काम बार बार हो रहा है, दिन में एक बार, सुबह में एक बार, दिन में 5 बार, 15 बार, महीने में एक बार, महीने में 10 बार, साल में एक बार। ऐसी कोई भी फ्रीक्वेंसी इसमें अगर आपको मिलती है तो ध्यान रहे कि वे प्रेजेंट में होते रहते हैं, प्रेजेंट में हो रहे हैं। और हर साल दिवाली आती है, वीक में एक बार रविवार आता है, हर महीने में 4 से 5 रविवार आते हैं, ये प्रेजेंट है। लेकिन यही सारे शब्द अगर पास्ट का रूटीन बताएं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा डेली रूटीन हो जाए, जो कि पास्ट में था। मान लीजिए आज प्रेजेंट है और आप विद्यालय जाते हैं, फिर आपने 12वीं कक्षा 12th पास कर ली, उसके बाद आप कॉलेज जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं रोजाना विद्यालय जाता था, तो ये कब की हैबिट थी, कब का आपका रूटीन टास्क था? पास्ट का। तो इसी सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे कि मैं रोजाना या मैं रोज विद्यालय जाता था, कैसे लिखेंगे? आई वेंट टू स्कूल डेली, यही लिखेंगे। या एवरी मॉर्निंग, या एवरी डे। ये जो सेंटेंस है, ये आपका कब का सेंटेंस हुआ? V2 है इसके अंदर, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो कब का सेंटेंस हुआ? पास्ट का। क्या बता रहा है? पास्ट में आपकी हैबिट को बता रहा है, पास्ट में आपके रूटीन को बता रहा है। तो ये सारे ही शब्द प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में भी आते हैं। अब इसी चीज को एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाने में हमें कोशिश करता, कई बार कामयाब हो ही जाता है। किस तरीके से, देखिएगा। देखिएगा, अगर एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर है, आप देखें, दोनों को कंपेयर करें। दोनों ही सेंटेंस में कोई खास फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब में एस नहीं लगा हुआ है, READ। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब में एस लगा हुआ है। अब अगर हम इसे ऐसे ट्रीट करें कि ये जो है रीड, ये क्या हो सकता है? रीड भी हो सकता है, और सेकंड फॉर्म के रूप में रेड भी हो सकता है। थर्ड ये हो नहीं सकता, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं, थर्ड फॉर्म जो भी होगी वो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी। इसने नहीं लिया है, माने ये थर्ड तो है नहीं। तो ये क्या क्या हो सकती है यहां पर? या तो ये V2 है, या फिर ये V1 है। और अगर इसे V1 मान लिया जाए तो सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब आती है प्रेजेंट में, वो फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली नहीं आती। शी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन में और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती नहीं, आती है तो किसके साथ आती है? फर्स्ट फॉर्म एस और एस के साथ आती है। तो इसका मतलब अगर हम इसे फर्स्ट फॉर्म मान ले तो सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, SCS आनी चाहिए थी, शी ही इट के साथ। और ये सेकंड फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट को बताती है। और अगर ये सेकंड फॉर्म है, जैसे कि यहां पर लिखा है, अगर ये सेकंड फॉर्म है तो शी रेड पढ़ा जाएगा, शी रेड डेली। और हिंदी या मीनिंग जो सेंटेंस का आएगा वो आएगा, वह रोजाना या प्रतिदिन या डेली
पढ़ती थी, और अगर ये साउंड करता वह रोज पढ़ती थी तो ये सही साउंड करता है, करेक्ट है। और शी रीड्स डेली, वह रोज पढ़ती है, ध्यान देना है, वह रोज पढ़ती है, कब की बात है, प्रेजेंट की। वह रोज पढ़ती थी, कब की बात है, पास्ट की। यानी ये जो डेली है ये यहाँ पर आपके प्रेजेंट के रूटीन को बता रहा है, प्रेजेंट का जो रूटीन है उसे एक्सप्रेस कर रहा है। और ये वाला जो है रूटीन, ये जो डेली है ये आपके पास्ट के रूटीन को बता रहा है, क्योंकि ये V2 पास्ट है और ये V1 है ही नहीं, क्योंकि V1 आ नहीं सकती सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। ये SES होती तो यही सेंटेंस बन गया, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब भी ऐसी है, एस वाली। यानी ये V2 था, यानी इसमें भी कोई एरर नहीं और इसमें भी कोई एरर नहीं था। वो पास्ट को बता रहा था, वह रोज पढ़ती थी, ये प्रेजेंट को बता रहा है, या वह रोज पढ़ती है। दोनों में यही एकमात्र डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था। तो पास्ट और प्रेजेंट का ही डिफरेंस इनमें देखने को मिला है यहां पर। अब यदि इसको ऐसे समझ लिया जाए कि भाई ये जो पेयर बन रहा है, या मान लीजिए ये जो डेली टास्क जो है इसे क्या कहा जा सकता है, इससे आप पास्ट हैबिट भी कह सकते हो। यानी कि डेली रूटीन जो पास्ट का है, पास्ट डेली रूटीन, पास्ट डेली रूटीन जो है आपका, उसी को लिखा जा सकता है पास्ट हैबिट्स, ये भी लिखा जा सकता है। और दोनों एक ही बातें होंगी, कोई अलग नहीं होगा। तो अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब इस टेंस के बाद, पास्ट सिंपल टेंस के बाद हम सीखने जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी सिंपल से, देखिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस जो वॉज या वर दोनों में से कोई एक ऑक्सिलरी प्लस जिसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बनी हो, आई हो। मतलब यह हुआ कि जब आप सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर में से कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन या सिंगुलर, तो उसके साथ वॉज, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब वर। और उसके बाद आप जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, क्रिया का जो स्वरूप यूज करेंगे, रूप यूज करेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ना ही फर्स्ट फॉर्म, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड, ना ही एसईएस, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। गो नहीं, गोइंग, वेंट भी नहीं, गोन भी नहीं, गोइंग। तो एग्जाम्पल के तौर पर लर्निंग, कमिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सारी वर्ब्स आईएनजी वाली ही इसमें यूजेबल होंगी। अब बात हुई कि ये पूरा फॉर्मेट कहां यूजेबल होगा। पूरा फॉर्मेट मतलब वॉज वर में से कोई एक और आईएनजी में मुख्य क्रिया मेन वर्ब, कब कब कहां कहां यूज होगी। तो इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, कब कब कोई भी सेंटेंस, कब कब कोई भी सेंटेंस सिर्फ सिर्फ वॉज वर प्लस V1 आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी में ही करेक्ट होगा या बनेगा। कब कब किसी भी सेंटेंस को सिर्फ वॉज वर आईएनजी में ही बनाया जाएगा, या कब कब कोई सेंटेंस सिर्फ तब ही करेक्ट माना जाएगा जब उसे वॉज वर आईएनजी में बनाया जाए। तो होगा दिया जाएगा, बनाया जाएगा, वॉज वर आईएनजी या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये सिचुएशन, ये जो पॉइंट है, ये कैसी सिचुएशंस को जन्म देती है, कैसी सिचुएशन यहां बनती है, ये एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, फर्स्ट सिचुएशन यहां पर आती है
यदि पास्ट का एक्शन यदि पास्ट का एक्शन कॉन्टिन्यूटी में हो, कॉन्टिन्यूटी में हो मतलब पास का कोई एक्शन है और वो चल रहा था उस समय, जब बात हुई, जब सेंटेंस बनाया गया, जब बोला जा रहा था, तो आप उसे पास्ट के एक्शन को वोज वर आईएनजी में ही बनाएंगे। पास्ट का एक्शन वोज वर आईएनजी में बनेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए एग्जाम्पल है while they played cricket I was eating food। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि मैं खाना खा रहा था और ये खाना खाने का काम थोड़ी देर चला, मैंने खाना खाया, एकदम से नहीं खाया, थोड़े 2 4 5 10 मिनट लगी। उसी टाइम पे एक दूसरा काम चल रहा था पास में। वो क्या चल रहा था कि दे जो सब्जेक्ट है वो क्रिकेट खेलने के काम को कर रहे थे, यानी पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस था या पास्ट का कॉन्टिन्यूस एक्शन था। एक ऐसा एक्शन था जो पास्ट का था और कॉन्टिन्यूटी में था, मतलब खेला जा रहा था उनके द्वारा, दे खेल रहा था, दे जो सब्जेक्ट है खेल रहा था क्रिकेट। तो ये जो चीज प्लेड यहां आई है सेकेंड फॉर्म, ये गलत थी। इसकी जगह क्या होना चाहिए? इसकी जगह होना चाहिए इसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरा, इसके साथ में दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज आ नहीं सकती, तो क्या लगाना पड़ेगा? प्लूरल के लिए वर। अब यहां हमें प्लेड की जगह दो वर्ड्स हमने लिखने पड़ेंगे, एक है वर, एक है प्लेइंग। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब आप टेंस को कंप्लीट करते हैं तो आपको देखनी होती सिचुएशन, और सिचुएशन क्या थी? यदि पास्ट का एक्शन कॉन्टिन्यूटी में हो, चल रहा हो, प्रोग्रेस कर रहा हो, प्रगति पर हो, तो आप उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब चुन के मुख्य क्रिया, मेन एक्शन या काम जो हो रहा है उसे आईएनजी में मात्र लिखेंगे। यहां आईएनजी नहीं था, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर भी नहीं थे, तो हमने दे के अकॉर्डिंग वर लिख दिया और फिर प्लेड की जगह उसकी आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिख दी जो कि प्लेइंग थी। ये आपने दो चेंज यहां पर किए, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा, आई वॉज टेकिंग अ नैप while the teacher taught। अब ये एक सेंटेंस है, आई वॉज टेकिंग अ नैप, मैं एक झपकी ले रहा था। कब? जब टीचर पढ़ा रहे थे, यानी कि ये काम भी चल रहा था झपकी लेने का, टीचर अपना पढ़ाने का काम कर रहे थे। तो गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि यहां ये जो एक्शन था, ये वाला जो एक्शन था, ये गड़बड़ इसलिए हो गया कि जब आप पास्ट की कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हो तो कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूस एक्शन आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब आईएनजी फॉर्म होता है। अब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा? टॉट की जगह इसकी फर्स्ट फॉर्म टीच और उसी में आईएनजी, टीचिंग बन गया। और चूंकि हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप वॉज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में लिखेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। ये जो सेंटेंसेस में हम करेक्शन कर रहे हैं, ये वही फॉर्मेट है जैसा कि मिलता जुलता आपको एग्जाम में दिया जाता है। और एग्जाम के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता लगेगा, दिमाग का एक कोना आपको बताएगा कहीं ना कहीं, जब अगर आपने ध्यान से चीजों को देखा होगा, समझा होगा कि ये वही पॉइंट है, हमने डिस्कशन किया है, हमने समझने की कोशिश की है कि पास्ट का कंटिन्यूस एक्शन वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेता है, प्लस आईएनजी में आपकी मेन वर्ब आती है, ना ही सेकंड फॉर्म आती है, ना ही फर्स्ट, ना ही थर्ड, ना ही एससीएस, सिर्फ आईएनजी फॉर्म ही यूजेबल होती है। अब चलते हैं इसी टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका आखिरी एकमात्र पॉइंट भी वो हम उसे कह सकते हैं। तो इस टेंस की यदि बात की जाए
तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमने ये तो समझ लिया कि कब कब कोई भी सेंटेंस इसी टेंस में बनेगा, उसमें से एक पॉइंट हमने समझ लिया। लेकिन एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या बताता है आपको, वो पॉइंट आपको कन्वे करता है एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज कि यदि किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम एक्सप्रेस करने वाला कोई शब्द हो, यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो आ जाए, तो क्या करेंगे, तो वॉज या वर प्लस V1 ING का यूज होगा। इसका मतलब समझ लें आप, इसका मतलब यही है, देखिए यदि आप ऐसा कोई टेंस बना रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें पास्ट का कोई टाइम है, पास्ट का समय एक्सप्रेस करने वाला कोई वर्ड है, तो ये भी ध्यान रखिए कि वो भी वोज और ING में बनेगा। अब आपको याद है अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने यही लाइन सीखी थी कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अगर हो तो आप सेंटेंस को V2 में बनाएं। अभी मैं कह रहा हूं कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो आप सेंटेंस को वॉज वर और ING में बनाएं। बिल्कुल सही बात आप समझ रहे हैं, ये दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का डाउट दिमाग में ना रखें। आई टॉट हिम यस्टरडे। यस्टरडे कैसा शब्द हुआ, पास्ट का टाइम बताने वाला। उसकी डिमांड थी कि जहां पास्ट का टाइम बताने वाला शब्द हो सेंटेंस में, वो V2 में बने। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पास्ट टाइम बताने वाला अगर कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाए तो वहां वॉज और ING लगा। आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, अगर मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा ये भी उतना ही करेक्ट है। तो पास्ट का टाइम बताने वाला अगर कोई शब्द आपको मिलता है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस दो टेंसेस में बनाया जा सकता है, या तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में या फिर पास्ट के सिंपल में, और दोनों ही सही होते। आप सोचे कि एग्जामिनर सर दोनों में ऑप्शन दे दे, नहीं हो सकता, दोनों में ऑप्शन नहीं देगा, दोनों में से किसी एक में ही ऑप्शन देगा, वो ही सही माना जाएगा। एक कंडीशन में दोनों में ऑप्शन आए हैं एग्जाम के अंदर, जैसे ही वॉज लाइकिंग इट, एक ये, और इसमें पास्ट का वर्ड भी दे देते हैं, ही वॉज लाइकिंग इट लास्ट टाइम, पिछली बार, लास्ट टाइम भी पास्ट का वर्ड हो गया, और ही लाइक्ड इट लास्ट टाइम, ये भी पास्ट का वर्ड हो गया लास्ट टाइम यहां पर। तो अब मैं जो बोल रहा था कि अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो पास्ट का शब्द का पास्ट का टाइम आपको बताए, तो ऐसे सेंटेंस आप चाहे V2 में बनाएं सिंपल पास्ट टेंस में, या पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएं वॉज वर ING, दोनों ही सही हैं। और दोनों में से चुनने के लिए आपको ऑप्शन में नहीं बोला जाएगा कि भाई बताओ कोई एक ही चुनना पड़े, तो नहीं बोला जाएगा, वो सेंटेंस क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। लेकिन यहां वो क्वेश्चन बन रहा है और बिल्कुल आया भी है सही। क्यों आया उसको समझ लेते हैं। ये क्यों नहीं बन सकता कि भी दोनों में से चुने, दोनों ये भी करेक्ट है उतना ये भी करेक्ट है, इक्वली करेक्ट, इनमें क्यों नहीं हो सकता, समझिए ये सेंटेंस किसी और चीज के कारण गलत है। क्या है वो चीज, लाइकिंग एक वर्ब के तौर पर कभी यूज नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक्ड दैट, आई डिडंट लाइक दैट। तो ये लाइक्ड ये होता है, लाइक्स भी होता है, लेकिन लाइकिंग आपने कभी नहीं सुना होगा एज अ वर्ब, क्योंकि होता ही नहीं। ये चीज आपको समझते हुए चलनी है यहां पर कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी ING फॉर्म यूजेबल नहीं होती है, वैसा ही लाइकिंग है।
तो यहां पर लाइकिंग गलत था, एज अ वर्ब का एरर था, इसलिए आप पास्ट कंटिन्यूस यहां पर नहीं लगा पाए। यहां टॉट टीच ऐसी वर्ब है जो आईएनजी में भी यूजेबल होती है, तो बिंदास लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये अपने आईएनजी फॉर्म में टीचिंग, कमिंग, गोइंग यूज होते तो लगते हैं। ये वर्ब आईएनजी में यूज नहीं हो रही, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहां इस सेंटेंस में नहीं लगाया जा सकता। सही आंसर तभी होगा जब आप वॉज और लाइकिंग को हटाकर यहां पर भी लाइक्ड करेंगे। तो ये एरर इसलिए यहां पास्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं बना, इसका लास्ट टाइम पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से कोई लेना देना नहीं। ये गड़बड़ हो गई वर्ब की, लाइकिंग एज अ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज ही नहीं होती। और भी कई सारी वर्ब्स हैं, जैसे अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंडिंग एज अ वर्ब नहीं होता। आप अगर कहेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, गलत बात है, ये आई अंडरस्टैंड ये सही है। आपने सुना होगा आई हेट इट बट आई एम हेटिंग, ये गलत हो जाएगा कहना। तो ऐसी कुछ एक वर्ब्स हैं जो अपने आईएनजी फॉर्म में एज अ वर्ब यूज नहीं होती, एज अ जेरेंड फॉर्म, एज एन एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे यूज हो सकती हैं। और वर्ब के चैप्टर में भी हम डिस्कशन करेंगे कि कब ये आईएनजी वाली फॉर्म सही होंगी, कब ये सेंटेंस में करेक्ट होंगी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नेक्स्ट वाला, ही लाइक्ड इट लास्ट टाइम, पिछली बार, और V2 बना है, पास्ट सिंपल में ही बनना चाहिए था, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद वाला पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, आखिरी पॉइंट भी आप उसे कह सकते हैं, आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टेंस का, समझ लेते हैं इसे भी। थर्ड पॉइंट ये रहेगा, देखिएगा थर्ड पॉइंट ये क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में टाइम के लिए टाइम के लिए बोले तो से की हिंदी में, टाइम के लिए मतलब से की हिंदी में सिंस या फोर आया हो, सिंस आया हो या फिर फोर आया हो, समझिएगा। यदि सेंटेंस में टाइम के लिए यानी कि से की हिंदी में इतने समय से उतने समय से, 2 घंटे से, सुबह से, कल से, 2009 से, 1947 से, 2 दिनों से, 2 सप्ताह से, 15 महीनों से, 2 दिन से, ऐसा कुछ भी आया हो जिसमें सिंस या फोर में से एक कुछ भी आया हो, तो वह सेंटेंस वह सेंटेंस वॉज, वर में नहीं बनेगा। ये थर्ड जो यूज है, इसको हम कहेंगे नो यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या नो यूज ऑफ वॉज, वर, आईएनजी, तो नहीं बनेगा। अब यदि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में टाइम के लिए यानी कि से की हिंदी में क्या आया हो, या तो सिंस आया या फोर, कोई भी वाक्य है, सिंस या फोर में से कोई एक आ गया और वो टाइम बता रहा है, लेकिन वो कहां आ गया, ऐसे वाक्य में जिस वाक्य को बनाया गया वॉज, वर प्लस आईएनजी, या सिर्फ वॉज, वर भी आया तो भी वो सेंटेंस गलत है। उसे सही करने का तरीका क्या, देखिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही वॉज राइटिंग फॉर 3 hours, ही वॉज राइटिंग फॉर 3 hours। इस सेंटेंस के अंदर जब आप समझ रहे हैं ना चीजों को, इस सेंटेंस के अंदर ही वॉज राइटिंग फॉर 3 hours में फोर आ गया सबसे पहली बात तो। अब हमने समझा यदि सेंटेंस में इस टाइम के लिए सिंस या फोर आए और वह सेंटेंस वॉज, वर में नहीं बनेगा, और हमने तो वॉज, वर में से वॉज में बना दिया, सेंटेंस में वॉज भी है और वहां सिंस या फोर में से फोर भी है, जो टाइम भी बता रहा 3 घंटे से की हिंदी भी आ रही है इस वाले फोर से, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि ऐसा नहीं बनता। अब इसे करेक्ट कैसे करें, अब टू करेक्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आपने क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, वॉज या वर जो भी आया है उसकी जगह आप क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे, हैड बीन। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि कोई सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में बना है, ठीक है, सेकंड फॉर्म में बना है, और उसी सेंटेंस में आगे चलकर 2, 4, 5 वर्ड के बाद
या तो सिंस या फिर फॉर का यूज हुआ है, और वो भी किसके लिए, टाइम के लिए हुआ है, तो वो सेंटेंस गलत है। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपके पास है जिसमें मेन वर्ब की किसी भी फॉर्म की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है, सेकंड फॉर्म आई है, और उसमें आगे सिंस या फॉर में से कोई भी एक टाइम के लिए भी आ गया, तो सेंटेंस रॉन्ग हो चुका ऑलरेडी। ऐसे सेंटेंस को जब आप करेक्ट करने की बात करते हैं, तो इसे करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड फॉर्म है, जो भी सेकंड फॉर्म आई है, उस सेकंड फॉर्म को हटाइए और उसी की जगह उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, और थर्ड फॉर्म के पहले अपने पास से क्या लगा दीजिए, हैड, जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है कि हैड लगेगा। ये पॉइंट आपको बड़े ध्यान से समझना है। V2 हट जाएगा, उसी की जगह उसी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और उसके पहले क्या लगा देंगे, हैड, जो कि एक फिक्स्ड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि भाई ये V2 है, उसकी जगह क्या ले लेगा, उसी की थर्ड फॉर्म, और उसके पहले क्या आ जाएगा, हेड। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखते हैं बी, फिर हम लिखते हैं वॉज और वर, फिर हम लिखते हैं बीन, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही तो है जैसे कि गो, फिर वेंट, फिर गॉन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो देखा जाए तो ये जो वॉज और वर हैं, जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, वैसे ही बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर है। जैसे गो की थर्ड फॉर्म गोन है, गो वेंट गोन, वैसे ही बी की थर्ड फॉर्म बी वॉज वर बीन है। तो यहां अगर हम ये देखें कि ये V2 है, वॉज वर किसकी सेकंड फॉर्म है, बी की, तो यहां पर भी तो वही हुआ था, ये जो वॉज है इसकी वैल्यू क्या है, V2, और जब भी V2 आता है सेंटेंस में सिंस फॉर टाइम के लिए, तो सेंटेंस गलत है। करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, उस V2 की जगह उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज की थर्ड फॉर्म वर की थर्ड फॉर्म सेम है, क्या है, बीन, तो यहां पर आ जाएगा बीन। और फिर मैंने कहा कि V3 लगाने के बाद आप फिक्स्ड रूप से क्या लगाएंगे, हैड, तो ये चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, ये चेंज हुआ और ये करेक्ट भी हो जाएगा। इस हिसाब से जब आप करेक्शन करोगे तो आपको समझ आएगी चीजें, क्या चीजें समझ आएंगी कि भाई अगर किसी सेंटेंस में V2 आई, कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, उसमें सिंस फॉर टाइम के लिए सेम सेंटेंस में नहीं आ सकता, ऐसा होने पर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट करने के लिए उसी सेकंड फॉर्म, करेक्ट करने के लिए सिंस फोर को सेंटेंस से बाहर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते। आप वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म में भेजें, जाके जैसे हमने वॉज को उसकी थर्ड ढूंढी, बीन मिली, उसमें भेजा, और हर थर्ड फॉर्म अपने से पहले कंपल्सरीली एक हेल्पिंग वर्ब लेती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो हम फिक्स्ड रूप से किसका यूज कर देंगे, हैड का, तो हैड प्लस V3 बन जाएगा। ऐसे ही यहां मान लीजिए ही वॉज राइटिंग फॉर 3 आवर्स, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सेकंड फॉर्म दे रखी हो और उसी सेंटेंस के अंदर सिंस या फोर दे रखा हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस बेसिकली गलत हो चुका है, और उस गलत सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, दे लाइक्ड इट सिंस 1988, ये आ गया। अब लाइक्ड की वैल्यू क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां पर भी हो, अगर सेंटेंस में टाइम के लिए सिंस या फोर आ गया, और उसी सेंटेंस में क्या आ गया, कोई भी सेकंड फॉर्म या वोज वर भी तो सेकंड ही फॉर्म है, तो कोई और भी सेकंड फॉर्म आ गई जैसे लाइक दैट, तो वो भी सेंटेंस गलत। तरीका सही करने का क्या है, तरीका बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, क्या है कि इसकी जगह इसी की थर्ड फॉर्म लगा दी जाए, तो लाइक्ड ही थर्ड फॉर्म है, लाइक्ड ही सेकंड, दिखने में सेम होती है, उसके पहले क्या लगा दिया जाए, कंपल्सरीली हैड, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो है लाइक्ड की जगह दे हैड लाइक्ड इट सिंस 1988 हो जाएगा, और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टेंस हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस में से एक है, उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आप अच्छे से रिवाइज करें, अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि आपको क्या चीजें कितनी परसेंट समझ आ रही हैं और क्या क्या डाउट्स आप फेस कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।